परछाई एपिसोड 154। अब आगे। रात हो चुकी थी। युवराज और सुहानी अपने रूम में बैठे लैपटॉप पर अपना अपना काम कर रहे थे। युवराज काउच पर बैठा था और सुहानी बेड पर। युवराज बीच बीच में सुहानी की तरफ ही देख रहा था। वो देख रहा था कि सुहानी का ध्यान अपने काम पर बिल्कुल नहीं है। सुहानी कुछ सेकंड फोकस करने के बाद बार बार कहीं खो जा रही थी। युवराज चाहकर भी सुहानी से पूछ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। वहीं सुहानी बार बार खुद से एक ही सवाल कर रही थी कि क्या उसका अंदाज़ा सही होने वाला है। क्या आज रात सच में वो साया अपना शिकार करने वाला है। इससे भी बड़ा सवाल जो सुहानी के दिमाग में चल रहा था वो ये था कि आखिर वो ये सब कैसे देख सकती है। युवराज से अब रहा नहीं जाता और वो लैपटॉप पर अपनी नज़र बनाए हुए कहता है, अगर फोकस नहीं कर पा रही हो तो सो जाओ। युवराज की आवाज़ से सुहानी का ध्यान टूटता और वो युवराज को देखने लगती है। युवराज अभी भी अपना काम कर रहा था। सुहानी बिना कुछ कहे लैपटॉप साइड में रखकर सो जाती है। युवराज को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि सुहानी उससे फिर से बहस करेगी, लेकिन सुहानी इस बार युवराज की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। एक्चुअली युवराज चाहता था कि सुहानी उससे बहस करे, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो सुहानी से बातें कर सकता था। इसके अलावा उन दोनों में बातें बहुत कम होती थी। सुहानी आराम से अपने बेड पर सो रही थी। उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। तभी उस रूम में कांच के टूटकर गिरने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर सुहानी की नींद टूट जाती है, लेकिन वो उस आवाज़ को इग्नोर करके फिर से सो जाती है। इस बार सुहानी को फिर से कई सारे सामानों के गिरकर टूटने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर सुहानी घबरा जाती है और फौरन उठकर रूम की लाइट्स ऑन कर देती है। सुहानी अपने आसपास को देखकर डर जाती है। उस कमरे के सामान अपने आप हिल रहे थे और एक के बाद एक नीचे गिरकर टूटने लगे थे। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी नज़र फौरन युवराज पर जाती है। युवराज काउच पर सोया था और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से छटपटा रहा हो। युवराज को इस हालत में देखकर सुहानी समझ जाती है कि इस कमरे में जो भी हो रहा है वो युवराज की वजह से ही हो रहा है। अब उस कमरे के सामान पहले से कहीं ज्यादा हिलने लगे थे और सारे सामान टूटकर इधर उधर बिखर रहे थे। सुहानी घबराते हुए अपनी जगह से उठकर युवराज के पास जाने लगती है। वो आगे बढ़ ही रही थी, तभी वहां रखा कांच का एक वाश टूट जाता और वो सुहानी के सर पर जाकर लग जाता है। सुहानी बिना उस पर ध्यान दिए युवराज की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर नीचे अपने घुटने के बल बैठ जाती है। सुहानी घबराते हुए युवराज का हाथ थाम लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। युवराज की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसका हाथ बहुत गर्म होता जा रहा था। सुहानी युवराज को उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, प्लीज उठिए। सुहानी के बहुत कोशिश करने के बाद भी युवराज नहीं उठता। सुहानी के लिए अब युवराज का हाथ थामना मुश्किल होता जा रहा था और अब उसे भी तकलीफ होने लगी थी। तभी अचानक से सुहानी शांत हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। वो अपने लेफ्ट हाथ से युवराज का हाथ थामती है और अपना राइट हाथ युवराज के फोरहेड पर रखकर अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। जैसे जैसे सुहानी अपना मंत्र पढ़ रही थी, युवराज शांत होते जा रहा था और उस कमरे में भी शांति होने लगी थी। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और युवराज फिर से आराम से गहरी नींद में सो जाता है। ऐसा होते ही सुहानी को अपना सर झटकती है और कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखने लगती है। सुहानी युवराज को देखते हुए कहती है, अभी अभी मैंने क्या किया? और ये कौन सा मंत्र था जो मैं पढ़ रही थी? ये मंत्र तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने युवराज को कैसे शांत किया। सुहानी अब उठने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक युवराज ने नींद में ही उसका हाथ कसकर थाम लिया था। इसलिए सुहानी वहीं बैठे हुए युवराज के सर के पास अपना सर टेक कर बैठ जाती है और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है। इधर अर्नव और समायरा डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आज अर्नव को ऑफिस से घर आने में काफ़ी देर हो गया था। समायरा ने हमेशा की तरह कोई बहाना बनाकर अब तक डिनर नहीं किया था, क्योंकि वो अर्नव के साथ ही डिनर करना चाहती थी। अर्नव हर दिन से अलग आज समायरा से बिना कोई बात किए खाना खा रहा था। जब काफ़ी देर तक अर्नव कुछ नहीं कहता तो समायरा उससे कहती है, क्या हुआ? समायरा की आवाज़ से अर्नव का ध्यान टूटता है और वो कंफ्यूज होकर समायरा को देखते हुए कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? समायरा फिर से कहती है, तुम परेशान लग रहे हो। अर्नव अपनी उंगली से अपना फोरहेड रब करते हुए कहता है, हाँ बस थोड़ा स्ट्रेस है।
समायरा सवालिया नजरों से अर्नव को देखने लगती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। अर्नव आगे कहता है, आज एक बहुत अजीब सा केस आया है। होम मिनिस्टर का बेटा लापता है और उसकी कार हमें रोड पर मिली है जिसमें उसके पहने हुए कपड़े और शूज हैं। ये सुनकर समायरा कहती है, और अर्नव आगे कहता है, उस कार में इंसान के कुछ नाखून मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो नाखून उस लड़के के ही हैं। और अजीब बात यह है कि वो नाखून पूरे हैं। मेरा मतलब उसे देखकर समझ आ रहा है जैसे उसे किसी इंसान की उंगलियों से उखाड़कर निकाला गया हो, लेकिन नाखूनों में खून नहीं लगा है। अगर किसी ने उसे उखाड़ा भी होता तो उसमें उस इंसान के खून तो जरूर लगे होते। अर्नव की पूरी बात सुनकर समायरा कहती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस लड़के के गायब होने के पीछे किसी नॉर्मल इंसान का हाथ नहीं हो सकता? अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, शायद। मैंने अपने इतने सालों के करियर में कई अजीब तरह के केस देखे हैं, लेकिन इस केस में मेरा इंट्यूशन कुछ और ही कह रहा है। ये कहते हुए अर्नव को कुछ याद आता है और वो आगे कहता है, अरे हाँ, मैंने राघव का पता लगाने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया है, शायद जल्द ही वो हमें मिल जाएगा। समायरा कहती है, ठीक है। अर्नव क्यूरियस होकर समायरा से कहता है, क्या तुम सुहानी पर शक कर रही हो? समायरा कहती है, नहीं, मुझे पता है वो इनोसेंट है। अर्नव कहता है, तो फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम उसके बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश कर रही हो? हो सकता है कि सुहानी खुद तुम्हें कुछ बता पाए। समायरा कहती है, जो मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ वो सुहानी खुद नहीं जानती। मैंने कई बार चेक किया है, उसके पास शक्तियाँ नहीं है, लेकिन कोई तो बात है उसमें। युवराज की शक्ति कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, तो फिर सुहानी ऐसा कैसे कर सकती है? हमेशा सुहानी को कैसे पता चल जाता है कि उस साये ने किसका शिकार किया? मृदुला तक तो समझ आ रहा था, लेकिन वो इस साये के शिकार को कैसे जान सकती है? अर्नव भी कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ, और मुझे याद है कि मृदुला की अस्थियां सुहानी के खून को खींचने के बाद ही कुछ रिएक्ट करती थी। अर्नव के ऐसा कहने के बाद वो दोनों फिर से खामोश हो जाते हैं। रात के 3 बजे थे। एक लड़की अपने बेड पर आराम से बाईं तरफ करवट लेकर ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। उसके रूम में एक डीम लाइट जल रही थी और वहां की खिड़की खुली थी। उस लड़की को नींद में एहसास होता है कि उसे फुसफुसाती हुई आवाज में एक अजीब सा मंत्र सुनाई दे रहा है। वो मंत्र किसी ऐसी भाषा में था जो उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की इस वक्त नींद में थी, इसलिए उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। नींद में उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान में कुछ चला गया है और इसीलिए उसे ये आवाज़ें सुनाई दे रही है। वो आंखें बंद किए हुए ही अपने एक कान में उंगली डालकर अपना हाथ हिलाती है और करवट बदलकर फिर से सो जाती है। अगले ही पल उसे फिर से किसी आदमी की भयानक आवाज़ में वो मंत्र सुनाई देता है। इस बार वो आवाज़ थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उस लड़की की नींद खुल जाती है। वो बेड पर लेटे हुए ही पास रखा अपना फ़ोन चेक करती है कि कहीं वो आवाज़ उसके फ़ोन से तो नहीं आ रही है, लेकिन वो देखती है कि उसके फ़ोन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वो भयानक आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। अब उस लड़की को डर लगने लगा था। वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, रवि, क्या ये तू है? देख, इतनी रात को मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। उस लड़की को अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। अब डर से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कान के पास आकर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया हो। वो लड़की फौरन बेड से उठकर दूसरे कोने में चली जाती है और घबराते हुए कहती है, काका कौन? हाँ है, ये यहाँ। उस लड़की को अपने पीछे से कान के पास फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है, अपने सामने देखो। ये आवाज़ सुनकर वो लड़की फिर से वहां से भागने लगती है। तभी उसे एक आदमी की गुस्से में गुर्राती हुई आवाज़ सुनाई देती है, मैंने कहा ना, सामने देखो। वो लड़की डरते हुए अपने सामने देखने लगती है। उस रूम में अभी भी डीम लाइट ही ऑन थी। उस लड़की के सामने एक बड़ा सा मिरर था। जैसे ही उसकी नज़र उस मिरर पर जाती है, वो देखती है कि उसके ठीक पीछे उससे 3 गुना बड़ा एक भयानक साया था जो हवा में उड़ रहा था और उसके कपड़े हवा में ही लहरा रहे थे। उस साए को देखकर वो लड़की अपने कान बंद करके जोर से चीखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके गले से चीख ही नहीं निकल रही है। वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो लड़की चीखते हुए कहती है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? उस कमरे में फिर से वही आवाज़ आती है, तुम मेरी आहुति हो। ये कहते ही उस लड़की के चेहरे के बिल्कुल सामने अचानक से वो साया आ जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वहां से भागते हुए अपने रूम की खिड़की से नीचे कूद जाती है। नीचे कूदते हुए जब वो लड़की हवा में होती है
तभी वो साया उसके पास आता है और बड़ी तेजी से उसके शरीर का एक चक्कर लगाकर वहां से चला जाता है। जब वो लड़की जमीन तक पहुंचती है तब तक उसकी आंखें बाहर आ गई थी और उसकी बॉडी पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। उस लड़की ने अब अपना दम तोड़ दिया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून का एक बूंद भी ना बची हो। अगले ही पल वहां उसी भयानक आवाज में एक मंत्र गूंजने लगता है और वो साया उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर में लड़की के मॉम डैड अंधेरे रूम में और उसकी दादी दूसरे कमरे में सो रही थी। वो साया पहले उसके मॉम डैड के रूम में जाकर उनके पास से तेजी से गुजर जाता है और फिर उसकी दादी के पास से। अब उन सब का शरीर भी उस लड़की के शरीर की तरफ सफेद पड़ गया था। ये देखते ही एक चीख के साथ सुहानी की आंखें खुल जाती है। सुहानी इस वक्त युवराज के पास ही जमीन पर बैठी थी और उसका सर काउच पर टिका था। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज भी हड़बड़ा कर उठ जाता है। युवराज देखता है कि सुहानी उसके काउच के पास नीचे बैठी है और वो बहुत डरी हुई है। डर की वजह से सुहानी कांपते हुए जोर जोर से सांसें ले रही थी। युवराज को कुछ समझ नहीं आता और वो फौरन काउच से उतरकर नीचे सुहानी के पास बैठ जाता है। सुहानी को घबराया हुआ देखकर युवराज को भी घबराहट होने लगी थी। युवराज सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, सुहानी क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? युवराज को देखकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था। युवराज देखता है कि डर की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। युवराज फौरन सुहानी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे शांत करते हुए उसके सर को सहलाने लगता है। सुहानी युवराज का शर्ट कसकर पकड़े हुए रो रही थी। युवराज सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए कहता है, सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुहानी युवराज की बातों का कोई जवाब नहीं देती। लगभग 1 घंटे तक सुहानी उसी तरह से युवराज के सीने से लगी हुई थी और युवराज बिना कोई सवाल किए उसे अपनी बाहों में समेटे रखता है। 1 घंटे बाद युवराज नोटिस करता है कि सुहानी अब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। वो समझ जाता है कि सुहानी अब सो चुकी है। युवराज उसे आराम से अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि सुहानी ने उसका शर्ट कसकर पकड़ा हुआ है। युवराज जानता था कि सुहानी अभी बहुत डरी हुई है और वो उसे फिर से नींद से जगाना नहीं चाहता था, इसलिए युवराज वही सुहानी के पास ही लेट जाता है। वहां लेटते ही युवराज अपने रूम को नोटिस करता है जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि कुछ देर पहले वहां क्या हुआ था और सुहानी उसके पास क्या कर रही थी। युवराज अब सुहानी के चेहरे को बहुत करीब से देखता है और उसकी नज़र सुहानी के माथे पर लगी चोट पर जाती है। युवराज उस चोट को ठीक करने के लिए अपना हाथ सुहानी के चेहरे की तरफ बढ़ाता है लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो अपने हाथ को रोक लेता है। आगे की स्टोरी के लिए कल का इंतजार कीजिए।